जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। 12वीं जुमात की दरसी किताब है और आज का हमारा उन्वान है मौलाना शिबली नोमानी साहब की मुख्तसर सी सवाने उम्री। शिबली साहब की विलादत के बारे में कहा जाता है कि ये 1857 में आजमगढ़ के एक गांव बंदोल में पैदा हुए और इनकी तारीख़ वफ़ात जो है वो 1914 बताई जाती है। आपके वालिद साहब का नाम शेख हबीबुल्ला था। आपने इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ से हासिल करने के बाद अरबी व फ़ारसी अदब की तहसील के लिए गाज़ीपुर जाकर मौलवी मोहम्मद फ़ारूक के शागिर्द हो गए। कहने का मकसद ये है कि आपने इब्तिदाई तालीम आज़मगढ़ में हासिल की। इसके बाद अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के लिए, तहसील कहते हैं किसी चीज़ को हासिल करना, अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के लिए जो अदब के हवाले से थी, आप गाज़ीपुर गए और वहाँ पर मौलवी मोहम्मद फ़ारूक साहब के शागिर्द बने। उन्होंने हुसूल तालीम के लिए दूर दराज के सफ़र किए। शिबली नोमानी साहब के बारे में कहा जाता है कि आपने तालीम हासिल करने के लिए, हुसूल तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के सफ़र किए। तालीम की तकमील यानी कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने वकालत की और कुछ अरसा अमीन दीवानी की हैसियत से काम किया। यहाँ पर कहने की कोशिश ये की जा रही है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने वकालत का काम शुरू किया और कुछ अरसा तक अमीन दीवानी की हैसियत से काम किया। अमीन दीवानी के लफ्ज़ को अगर उर्दू लुग़त या उर्दू डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो वहाँ पर हमें मंदरजा झेल मानी फराहम होते हैं। अमीन दीवानी का मतलब बनता है कि सल्तनत की आमदनी वसूल करने वाला आफिसर, यानी कि पूरे इलाके से जितने भी पैसे आते हैं, जितनी भी रकम आती है, इसको वसूल करने वाले आफिसर को या अफसर को अमीन दीवानी कहा जाता है। लेकिन जल्द ही तबीयत उचाट हो गई। तबीयत उचाट होना इसका मतलब ये बनता है कि इस काम से, अमीन दीवानी के ओहदे से शिबली नोमानी साहब की तबीयत जो है वो भर गई। इस काम में इनको मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने इस काम को खैरबाद कह दिया, इस काम को छोड़ दिया। सर सैयद से मुलाकात के बाद वो अलीगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। शिबली नोमानी साहब ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र भी किए। अलीगढ़ कॉलेज से अलहदगी के बाद, यानी कि जब आपने अलीगढ़ कॉलेज छोड़ दिया, अलीगढ़ कॉलेज से अलहदा हो गए, तो इसके बाद उन्होंने दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद रखी। ये एक नहायत ही अहम MCQs है जो बारहा पेपर्स में आ चुका है कि अलीगढ़ कॉलेज से अलहदगी के बाद शिबली नोमानी साहब ने किस इदारे की बुनियाद रखी, तो इसका जवाब बनता है दारुल मुसन्निफीन। दार कहते हैं अरबी में दरवाज़े को और मुसन्निफीन कहते हैं किसी किताब या किसी चीज़ के लिखने वाले को। तो कहने का मकसद ये है कि इस इदारे में मुख्तलिफ मुसन्निफीन होते थे, मुख्तलिफ लिखने वाले होते थे जो इस्लाम और इस्लामियात पर काम करते थे। ये इदारा इस्लाम और इस्लामियात के लिए नहायत ही मशहूर था। मुमताज़ के मानी बनते हैं मशहूर। शिबली नोमानी साहब एक नाबाग़े रोज़गार हस्ती थे। इस लफ्ज़ का सीखना जो है नहायत ही लाजमी है, क्योंकि ये बहुत सी अहम जगहों पर ये लफ्ज़ बारहा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब बनता है, नाबागा का मतलब अगर देखा जाए तो आला काबिलियत रखने वाला शख्स। इसके एक मानी ये बनते हैं कि आला काबिलियत रखने वाला शख्स, और दूसरे मानी जो हैं इसके बनते हैं अंदेशा या डर। तो यहाँ पर जो मानी इस्तेमाल हो रहे हैं नाबागा के बारे में, वो अंदेशा या डर कहलाता है, और रोज़गार
इस पूरे लफ्ज़ का मतलब ये बनता है कि शिबली नोमानी साहब एक नहायत ही मसरूफ़ आदमी थे। उनको रोज़गार की कोई फिक्र नहीं थी। नाबाग़े रोज़गार उस शख्स को कहा जाता है जिसे रोज़गार की कोई फिक्र नहीं होती, उसके पास रोज़गार जो है हर वक्त मुयस्सर रहता है। यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर किया जा रहा है वो यानी कि शिबली नोमानी साहब बैक वक्त एक ही वक्त में बैक वक्त एक ही वक्त में वो शायर भी थे, मुअर्रिख तारीख़ दान भी थे, यानी कि तारीख़ की किताबें लिखने वाले, सवाने निगार कहते हैं लोगों की ज़िंदगी के हालात बयान करने वाले शख्स को सवाने निगार कहा जाता है। इंशा परदाज मज़मून निगार के मानी देता है। मुफक्किर के लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए और इसे उर्दू लुग़त या उर्दू डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो वो हमें मंदरजा झेल मानी फराहम करती है। मुफक्किर कहते हैं फ़िक्रमंद इंसान को, ज़्यादा सोचने वाले इंसान को, फ़िक्र व गौर करने वाले इंसान को मुफक्किर कहा जाता है। शॉर्ट अल्फाज में नहायत ही काबिल और इंटेलिजेंट पर्सन को मुफक्किर कहा जाता है। और मुसल्ला के लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो ये इस्लाह से ये लफ्ज़ निकलता हुआ दिखाई देता है और इसके मानी बनते हैं इस्लाह करने वाला, गलतियां दूर करने वाला या लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाला। तो कहने का मकसद ये है कि शिबली नोमानी एक ऐसी शख्सियत थे जो बैक वक्त शायर भी थे, तारीख़ दान भी थे, लोगों की ज़िंदगी के हालात लिखने वाले भी थे, मज़मून निगार भी थे और हर वक्त सोचते रहते थे, फ़िक्रमंद इंसान थे और मुसल्ला यानी कि लोगों की इस्लाह करने वाले, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाले। वो सर सैयद के दलबिस्तान से वाबस्ता रहे। सर सैयद के दलबिस्तान से मुराद ये है कि सर सैयद एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं जो हमतंगोश मसरूफ़ रहते थे। कॉलेज भी उन्होंने खोले, स्कूल भी खोले, अखबारात भी चलाते थे, मैगज़ीन भी चलाते थे। तो उनकी तंजीम से यानी कि सर सैयद के तंजीम से, दलबिस्तान असल में कहते हैं मदरसे को, स्कूल को, तो इन तमाम कामों में शिबली नोमानी साहब जो हैं वो सर सैयद के रफ़ीक़े कार थे, उनके दोस्त थे और उनके साथ उनके तमाम कामों में वाबस्ता रहे। लेकिन उनका असलूब और तर्ज़ बयान मुनफरिद था। उनसे मुराद शिबली नोमानी साहब है। असलूब कहते हैं लिखने के तरीके को, तर्ज़ बयान कहते हैं बयान करने के तरीके को, और मुनफरिद एक ऐसे तरीके को कहते हैं जो तमाम लिखने वालों से और बयान करने वालों से जुदा हो। कहने का मकसद ये है कि शिबली नोमानी साहब ने बेशुमार किताबें लिखी हैं, उनके लिखने का तरीका और उनका तर्ज़ बयान तमाम लोगों से मुनफरिद था यानी कि जुदा था। वो अपनी तहरीर में तशबीहात और इस्तिआरात का बखूबी इस्तेमाल करते थे। शिबली नोमानी साहब की तहरीरों की एक खुसूसियत ये भी है कि इनकी तहरीरें जो हैं वो तशबीहात और इस्तिआरात से बरी होती थीं। हमारे चैनल पर तशबीह पर भी वीडियो मौजूद है और इस्तिआरे पर भी वीडियो मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। उनकी इबारत मुख्तसर और पुरजोश थी। इबारत से मुराद है लिखी हुई चीज़। आपने जो कुछ भी लिखा वो मुख्तसर होता था और जोश से भरा होता था, यानी कि उनकी तहरीर बेहद हसीन और ख़ूबसूरत होती थी। तहरीर में रवानी और दिलकशी थी। ये दो खूबियाँ और भी बयान की जा रही हैं कि शिबली नोमानी साहब की तहरीरों की खुसूसियत में रवानी भी मौजूद है और ख़ूबसूरती यानी कि दिलकशी भी मौजूद है। पढ़ने वाला कारी जो होता है उनकी तहरीरों से निहायत ही लुत्फ़अंदोज़ होता है। वो अपनी बात को मंतकी इस्तिदलाल और अक़ली दलाइल से साबित करते थे। शिबली नोमानी साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि उनकी लिखाई में, उनके तर्ज़ बयान में या उनके असलूब में आपको मंतकी इस्तिदलाल दिखाई देता था।
منطقی استدلال کہتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا لیکن مکمل ثبوتوں اور مکمل دلائل کے ساتھ استعمال کرنے کو۔ عقلی دلائل، وہ عقلی دلائل بھی پیش کرتے تھے، یعنی کہ ایسے دلائل کہ جن کو عقل بھی ماننے پر مجبور تھی اور وہ اپنے ذہن اور سوچ سے یہ ثابت کرنے پر ثابت رہتے تھے۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کا پہلا مورخ یا تاریخ دان کس شخصیت کو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب شبلی نعمانی صاحب بنتے ہیں۔ ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد تحقیق اور سند پر ہے۔ تاریخ نگاری پر شبلی نعمانی نے بہت کام کیا ہے۔ تاریخ نگاری کی کتابیں یا تاریخ کی کتابیں انہوں نے بہت زیادہ لکھی ہیں، اس لیے تحقیق اور ثبوتوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ سند کہتے ہیں ثبوت کو۔ تو یہ دو خوبیاں ان میں موجود تھیں، وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے تحقیق کے ساتھ لکھتے تھے اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ لکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی ہے، اگرچہ وہ اس تصنیف کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اور ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب نے ان کی تکمیل کی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ شبلی نعمانی نے سوچا تھا کہ میں سیرت النبی کی 6 جلدیں لکھوں گا، لیکن 2 جلدیں لکھنے کے بعد موت نے قلم ان کے ہاتھ سے چھین لیا، اس لیے یہ باقی 4 تصانیف جو ہیں سیرت النبی کی، یہ ان کے ایک ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب نے تکمیل کی۔ شبلی نعمانی صاحب کی اگر کتابوں پر غور کیا جائے تو ان کی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ سیرت النبی کہلاتی ہے۔ الفاروق نامی کتاب بھی یہ لکھ چکے ہیں۔ المامون کے مصنف جو ہیں وہ بھی شبلی نعمانی صاحب ہیں۔ الغزالی کے نام سے ایک شبلی نعمانی صاحب کی بہترین کتاب موجود ہے، اور سیرت النبی جو نعمان بن ثابت یعنی کہ سیرت النعمان یعنی کہ نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ صاحب بھی ان کی پہلی کتاب سیرت النبی ہے، دوسری کتاب الفاروق ہے۔ اس کے علاوہ المامون، الغزالی اور سیرت النعمان جیسی کتابوں کے شبلی نعمانی صاحب جو ہیں وہ مصنف رہ چکے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔